हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जी हाँ, आज मैं लेकर आया हूं आईएफएस पे स्पेशल डिस्कशंस। और मैं फ्रेम अप किया हूँ 30 क्वेश्चंस, राइट। ये क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, इसको मिस ना करें बिफोर द एग्जाम्स, इसको फटाफट खत्म कर दे। मैं आपको हेल्प करूंगा इस 30 क्वेश्चन को समझने में, और राइटिंग को कैसे अपन डेवलप करेंगे एग्जाम में उसका एक ग्लिम्पसेस डिस्कस करूंगा। आप तो फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो मैंने ये 30 क्वेश्चन ड्रॉ किया है, पिछले कुछ एग्जाम्स जो हुए हैं सीयू के, उसके हिसाब से क्वेश्चन ड्रॉ किए हैं। आपको इसका आंसर भी मिलेगा, और मैं इसको लिंक बॉक्स में डाल भी दूंगा ताकि आप वहां से अपने डाउनलोड कर लें और अपने एग्जाम्स को थोड़ा सजा लें, ठीक है। तो अपन एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आप क्विकली आ जाइए, मैं नीचे स्टार्ट करूंगा, लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा डिस्कशन। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड करा है, राइट। तो देखोगे 30 क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 30वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारे, वो बताता है डिस्कस द सेबी रेगुलेशन रिगार्डिंग द रेस्ट्रिक्शंस ऑन मर्चेंट बैंकर, राइट। सो सेबी का रिस्ट्रिक्शन क्या है मर्चेंट बैंकर को लेकर, राइट। सो वो डिस्कशन किया गया। मर्चेंट बैंकर एक तरीके से वो मैनेज करते हैं इश्यूज को, राइट। इश्यूज मतलब अगर कंपनी आईपीओ लाती है उसको मैनेज करते हैं। मर्चेंट बैंकर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो सारे कंप्लायंसेस को देखें, राइट। तो यहाँ पे एज पर द इंस्टीट्यूट पैटर्न, एज पर द सीयू पैटर्न फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, करेक्ट है ना। तो सीयू के हिसाब से ये यहाँ पे फोकस किया गया। आप इसको ध्यान से देखेंगे। पहला बात क्या बोल रहा है, देखो। ओनली शेड्यूल ए कैटेगरी मर्चेंट बैंक आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, राइट। शेड्यूल ए ही रजिस्ट्रेशन में आएंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मर्चेंट बैंकर कैटेगराइज किया, शेड्यूल ए बी सी और डी भी ऐड किया गया, करेक्ट है। तो ये हमारा स्पेसिफिकली ए बी सी पे ही फोकस रहता है, और ये डी भी हमारे हिसाब से यहाँ पे ऐड किया गया, करेक्ट है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द पेड अप कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व मस्ट बी सफिशिएंट एवरीवन। उनके पास होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं फिगर नहीं दिया है कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए, बिकॉज सीयू के हिसाब से मैं इसको फिगर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज ये हम जनरल लिख रहे हैं यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो बिकॉज ये प्रोफेशनल एग्जाम नहीं है तो हमने जनरल आंसर लिखा, द पेड अप एंड कैलकुलेटेड रिजर्व मस्ट बी सफिशिएंट एज पर द गाइडलाइंस, एज पर द सेबी गाइडलाइंस वी हैव टू ड्रॉ, राइट। सो as per the SEBI regulations we have look एटलीस्ट 3 काइंड्स ऑफ हमारे मर्चेंट बैंकर होते हैं, बट वी कैन ऑल्सो ड्रॉ शेड्यूल नंबर डी एज वेल, नॉट टू वरी। सो ये हो गया हमारा क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। सिंपल बात होता है भैया, जनरल ऑफिस चाहिए हमारे को, करेक्ट है। वर्कफोर्स चाहिए, लेबर सेविंग्स डिवाइस चाहिए, करेक्ट एवरीवन। एंड एप्लीकेंट्स मर्चेंट बैंकर फंक्शंस ऑफ द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक है। सिंपल सिंपल बात है, करेक्ट है। पहला क्या, ए बी सी डी। नंबर नेक्स्ट क्या है, सफिशिएंट कि बेटा कैपिटल होना चाहिए। नंबर 3 क्या है भैया एवरीवन, नंबर 3 है कि हमारे पास एडुकेट ऑफिस स्पेस होना चाहिए। नंबर 4 क्या होना चाहिए, हमारा मकसद क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक है। एंड द नंबर नेक्स्ट इज वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी एंड वी हैव टू पे द रिक्वायर्ड फीस, राइट। सो कैटेगरी नंबर 2 रिजर्व्स के बारे में बात की, पेड अप कैपिटल कितने होने चाहिए वो बता दिया, और ऑफिस एडुकेट स्पेस हो गया, और प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर ये हमें लिखना है। और नेक्स्ट गाइडलाइन फॉलो करेंगे, और नेक्स्ट हम सेबी को फीस भी देंगे। मूविंग एट एवरीवन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रोकर वर्सेस सब ब्रोकर, राइट। ब्रोकर जो डायरेक्टली रजिस्टर होता है स्टॉक एक्सचेंज से, राइट। और सब ब्रोकर भी रजिस्टर होता है स्टॉक एक्सचेंज, बट वो अंडर अंडर दी ब्रोकर होना चाहिए, राइट। यहाँ ब्रोकर्स और सब ब्रोकर डिफरेंस आपको लिखना है। इन जनरल हमने डिफरेंस को क्या ड्राफ्ट किया, देखो फटाफट। डिफरेंस क्या, इट इज रजिस्टर अंडर द सेबी एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो इट इज दे आर नॉट रजिस्टर अंडर सेबी, बट दे हैव टू बी इनडायरेक्टली गेट रजिस्ट्रेशन अंडर द सेबी, राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन आप किसका सब ब्रोकर कर रहे हो। अगर आप सब ब्रोकर म्यूचुअल फंड हाउस का कर रहे हो तो यू विल टेक लाइसेंस एज पर दी एमफी, एंड देन यू कैन गेट रजिस्टर अंडर ब्रोकर। फिर ब्रोकर आपको पास ऑन करेगा कमीशन, राइट एवरीवन। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, बट उस पर डिटेल पे नहीं जाएंगे, हमारा एग्जाम का फोकस है। तो एग्जाम में क्या लिखना है अपने को, रजिस्टर होता है स्टॉक एक्सचेंज के तहत, और सब ब्रोकर नॉट रजिस्टर्ड बट दे हैव टू डू फॉर्मेलिटीज एज पर द सेबी प्रोवाइडेड रेगुलेशंस। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे ये डील करते हैं, ठीक है, करेक्ट है। और सेबी ब्रोकर को थोड़ा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ज्यादा लगता है, बिकॉज डायरेक्टली दे हैव लिंक विद द सेबी, बट इसमें सब ब्रोकर को रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कम लगेगा, और बस सब आते हैं इनको कम भी पैसा मिलेगा, कमीशन भी कम मिलेगा। सो इनका एक डिफरेंसेस है, आप यहाँ पे देख लोगे अच्छे से, करेक्ट ना। ही हैज द राइट टू क्लेम हिज ड्यूज फ्रॉम द क्लाइंट्स, राइट। ही हैज नो राइट टू लीन ऑफ द क्लाइंट्स, बिकॉज ये डायरेक्टली क्लाइंट से डील नहीं करते। क्लाइंट डायरेक्टली डील कौन करता है, ब्रोकर करता है, सब ब्रोकर नहीं करता। सब ब्रोकर क्या करता है, क्लाइंट लाता है और अंडर दी ब्रोकर काम करता है, उसके लिए उसको कमीशन मिल जाता है। इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे एक पॉइंट है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ कमीशन है इन केस ऑफ ब्रोकरेज, बट यहाँ पे लो है बिकॉज ये अंडर दी ब्रोकर होता है। मूविंग एट एवरीवन, क्विकली हम लोगों ने पढ़ लिया फटाफट, क्या रजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड, कमीशन के बारे में बात किया, खर्चे के बारे में बात किया, कम ज्यादा, करेक्ट है। और एक क्लाइंट्स को डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, ये क्लाइंट को डायरेक्टली डील कर सकते हैं। आपको ऐसे पढ़ के
फटाफट चीजों को रिवाइज करना है। मूविंग अहेड तो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट है ना। पोर्टफोलियो कंसल्टेंट कौन होते हैं, ध्यान समझना। टोकरी मतलब इन्वेस्टमेंट का टोकरी को बोलते हैं पोर्टफोलियो, राइट। तो इस टोकरी में क्या क्या इन्वेस्टमेंट डालें, इस टोकरी में क्या क्या इन्वेस्टमेंट डाले एवरीवन, ये यहां से डिसाइड करता है पोर्टफोलियो मैनेजर, राइट एवरीवन। सो इनके पास एकदम अच्छा नॉलेज होता है मार्केट का, करेक्ट है। तो ये ऐसे डिजाइन करते हैं, हैव द एक्सपर्टीज इन द मार्केट, राइट। तो ये अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं क्या स्टॉक लेना चाहिए, क्या स्टॉक नहीं लेना चाहिए। सो पोर्टफोलियो में दो टाइप्स के पोर्टफोलियो होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं। नंबर वन डिस्क्रिशनरी, नंबर टू नॉन डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब ये कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, यूजेस हिज ओन जजमेंट, अपना जजमेंट खुद ही यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो नॉन डिस्क्रिशनरी होते हैं ना, ये क्लाइंट के हिसाब से काम करते हैं। क्लाइंट ने बोला यहाँ इन्वेस्ट करने का तो उसको यहाँ इन्वेस्ट करने का, सिंपली, करेक्ट ना। सो बेसिकली इनका क्या रहेगा नॉलेज, इस फील्ड में नॉलेज अच्छा खासा रहेगा इनका, इसलिए उनको पोर्टफोलियो मैनेजर बोलते हैं। क्विकली उनको लाइसेंस भी लेना पड़ता है एज पर दी मर्चेंट बैंकर, दैट एज पर दी सेबी रिक्वायरमेंट ही हैज टू टेक दी लाइसेंस, राइट। सो यहाँ पे कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 करके अपना कहानी बनता है। मैं आगे बात करूँ तो स्पीड में जा रहा हूँ, आप ध्यान से देख लेंगे इसको, ठीक है एवरीवन। चलिए, moving ahead for the next discussion, that is explain the relationship between the new issue market and stock exchange, right? न्यू इश्यूज, राइट। तो आप समझ रहे हो ना, नया इशू, प्राइमरी मार्केट का बात हो रहा है। तो कंपनी आईपीओ ला रहा है तो ऑब्वियसली प्राइमरी मार्केट का बात हो रहा है। सिक्योरिटी व्हिच आर इशूड इन द प्राइमरी मार्केट आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, वी हैव टू लिस्ट, राइट। सब शेयर आता है ना पब्लिकली स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको लिस्ट करवाना पड़ता है। एंड देन कंप्लाई द वेरियस स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशंस एवरीवन, ठीक है। तो कम से कम ये तो याद रखोगे ना, व्हेन द कंपनी इज कमिंग विद द आईपीओज, ही हैज टू लिस्ट इट्स सिक्योरिटीज to the stock exchange, everyone. The activities of one market has bearing on the other market. For example, stock exchange influences the price of the security, राइट। सो स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस में डील होता है, सिक्योरिटी का क्या प्राइस होगा, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डील होता है। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम सिंपली ये डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू इश्यूज मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज का रिलेशनशिप क्या है, वो डिस्कस करने वाले हैं। मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कल के एग्जाम में, आप इसको ध्यान से देखेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, मैं सिंपल सिंपल डिफरेंस लेकर आया हूं। इट इज सिचुएटेड इन सम सिलेक्टेड प्लेसेस, generally in cities in the country. It is spread all over the country, especially in rural areas as well, because unorganized सब जगह इसका कहानी। मनी मार्केट होता है क्या, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है। यहाँ पे देखो आरबीआई बेसिकली गवर्न कर रहा है। यहाँ पे महाजन, सुकर, श्रॉफ्स, चेतीज, रूरल मनी लेंडर्स, दे आर द बेसिकली लेंडर्स जो गांव में थोड़ा थोड़ा करके पैसा लेंड करते हैं शॉर्ट टर्म बेस पे। देखते हो ना, महाजन के रूप में आपको पैसा मिलता है ना। आप देखोगे ये बिजनेस वाले इलाका में ज्यादा होता है, करेक्ट है, जहाँ पे लोग डेली बेस पे लोन भी लेते हैं, डेली बेस से आप सोचता है वीकली वो रिपेमेंट भी करते हैं, राइट। सो इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इट इज रेगुलेटेड बाय द प्रॉपर गवर्नमेंट एज वेल एज आरबीआई, बट यहाँ रेगुलेशन ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर लिटिल रेगुलेशन आ गया, कोई रेगुलेशन ऐसा नहीं है, करेक्ट ना। मूविंग एड एवरीवन, सो ये अच्छे से लीगलाइज फॉर्म में काम कर रहा है। ये बेसिकली नॉट अ ऑर्गेनाइज सेक्टर, नॉट अ फॉर्मल सेक्टर, बट यहाँ पे भी आज की डेट में ना काफी कुछ लैंडिंग है ना जो अनऑर्गेनाइज वे में होता ही है, राइट। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बैंक लोन नहीं मिलता, दे आर नॉट हैविंग द आईटी, दे आर नॉट हैविंग बैंक स्टेटमेंट, सो उनको ये इस तरह से लोन उनको मिलता है मार्केट में। मूविंग एड एवरीवन, नेक्स्ट टू डिस्कस द डेवलपमेंट रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह के क्वेश्चंस पक्का एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। आईडीबीआई का क्या रोल है, देखो किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में आए किसी भी तरीके का, या कोई बैंक के बारे में आए, आपको ना नॉर्मल आंसर इनके हिसाब से लिखना है, करेक्ट है। अगर वो बैंक आईडीबीआई हुआ, है ना, है ना, इंडस्ट्रीज को लेकर कोई बैंक हुआ ना, तो बेसिकली इनका काम यही होता है। तो यहाँ पे आपको ना कुछ दिक्कत नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऐसे ही समझना है चीजों को, और ऐसे समझ के अपने को डिस्कशन को रखना है, ठीक है ना। तो आप देखोगे आईडीबीआई का काम क्या है, आईडीबीआई काम क्या है, आईडीबीआई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस टू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, राइट। द फंक्शन इज लाइक एवरीवन, द फंक्शन इज लाइक प्रोवाइड द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स लोन। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल, फुल फॉर्म में इंडस्ट्रियल छिपा हुआ है, तो ये लोन देने का काम करता है, ठीक है। आज के दिन में ना कहीं स्मॉल सेक्टर्स को भी लोन देना चालू कर दिया गया, करेक्ट है ना। तो स्मॉल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, है ना, डेवलपमेंट ऑफ आजकल हाउसिंग फाइनेंस भी लोन देने लग गया ये, है ना, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन का रोल का आप पढ़ लोगे, ठीक है। इस तरह सिडबी भी आता है, ठीक है, सिडबी भी आप प्रिपरेशन कर लोगे अच्छे से। नेक्स्ट, गिव एन अकाउंट ऑफ सुपरवाइजर रेगुलेटर रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सुपरवाइजर रोल क्या है, बहुत सिंपल है एवरीवन, टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन एक्सटर्नल रुपीस, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपी को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम बनाकर रखने के लिए फॉरेन ट्रेड में, है ना,
फॉरेन बैलेंस और पेमेंट को अच्छे से इक्विलिब्रियम बना के रखने के लिए ऐसा कहानी है इसका। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्रोग्रेस को मेजर करते रहने का टाइम टाइम, करेक्ट ना। जब मार्केट में पता चले भाई पैसा का कमी है तो भाई पैसा छोड़ दो, जब लगे पैसा बहुत फ्लो हो चुका है तो भाई बॉन्ड लेके पैसा मंगवा लो, ठीक है एवरीवन। तो ये सब काम है हमारा आरबीआई का। आरबीआई रेगुलेट करता है बैंकिंग सेक्टर्स को भी एज वेल एज मॉनेटरी मार्केट में, मनी मार्केट को भी रेगुलेट करता है आरबीआई, ठीक है ना। तो ये सब देखोगे, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आरबीआई एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज वो आरबीआई को अपने रेट के हिसाब से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सब के हिसाब से अपने क्या करता है बैंकिंग सेक्टर को मैनेज भी करता है, करेक्ट एवरीवन। सो आपको इस तरह के पॉइंट्स को लर्न कर लेना है, 5-6 पॉइंट एटलीस्ट। अब देखो आपका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, मैं फटाफट बता दूं आपको। आपका पहला क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। वो 20 रहेगा, करेक्ट है। और इनमें से ना हो सकता है 2 ऑप्शंस आपको मिले, 2 ऑप्शंस आपको मिले, 2 ऑप्शंस आपको मिले एग्जाम में, करेक्ट है। तो पहला पार्ट में 5 into 4, जहां पे 2 ऑप्शन मिलने का सवाल हो सकता है, मतलब मिल सकता है आपको 2 ऑप्शन, करेक्ट है। मतलब 6 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाला है, 4 करना है, करेक्ट है। दूसरे पार्ट में जाओगे तो फिर आपके पास ना 5 to 10 लगभग 6 क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं। वो 10 मार्क्स के रहेंगे, 10 into 6, राइट। अब यहाँ पे ना पार्ट करके रहेगा, करेक्ट है। 5-5 का 2 रह गया, 4 का 1, 6 का 1, 3 का 1, 7 का 1 से रहेगा, शॉर्ट नोट्स भी रहेगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका 60 क्वेश्चन, मतलब 60 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे भी आपको करीबन 3 या 4 आपको मिलने वाला है ऑप्शन, ठीक है। तो आपको मैं मानता हूँ मिनिमम 3 ऑप्शंस आपको मिलने वाला है, करेक्ट है। तो आप पहले जब पेपर मिले ना तो आपको सजा लीजिएगा, बिकॉज ये पेपर थोड़ा सा सीयू का तरफ थोड़ा सा टफ रहता है, मतलब टफ इन द सेंस मार्किंग उसका टफ होता है। तो आप पहले ट्राई करिएगा, समझ लेगा कौन कौन क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। और प्लीज मेरा एडवाइस ये रहेगा आपको कि आपको करना है कि आपको शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जहाँ पे बच्चे से लिख पाओ शॉर्ट नोट्स, डिफरेंशिएशन या आप छोड़ोगे नहीं, ये अच्छे से अटेम्प्ट करोगे आप। उसके बाद जो लेंथी क्वेश्चन है उसको भी अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। प्लीज हर पेज में एक ही क्वेश्चन लिखना आप, ठीक है। बिकॉज ऐसा ना हो कि आपका क्वेश्चन चेक ना हो, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। आप चाहिएगा कि आपको हर पेज में एक ही क्वेश्चन लिखे, जहां पे लगे आपको कि हमें उस पर्टिकुलर पेज में मोर देन पार्ट हैज बीन फिल्ड अप, तो आप मूव कर जाइए और उसको लिखिए, क्योंकि नेक्स्ट पेज में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, करेक्ट एवरीवन। मूविंग अहेड एवरीवन फॉर द फर्दर डिस्कशन। तो ये हमारा रोल हो गया। नेक्स्ट बात करता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आने वाला है हमारा, मेजर चेंज इन आईपीएस सिंस 90s, राइट। अभी थोड़ा हिस्ट्री का बात कर दिया, आपको समझ थोड़ा बड़े क्वेश्चन में आएगा क्या क्या चेंजेस हुआ है ना हिस्ट्री में। तो प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं काफी स्पीड में, करेक्ट है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन तो गवर्नमेंट कंपनीज का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मतलब पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये सब देखो, ग्लोबलाइजेशन की बात करोगे, ठीक है। मर्ज मर्ज भी हुआ है बैंक का रिसेंट ईयर्स में, है ना। मर्ज मर्ज हुआ जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एनपीएस ऑकर्ड इन दी बैंकिंग सेक्टर, सो मर्ज मर्ज भी किया गया है, करेक्ट है ना। चेंज इन दी पॉलिसी ऑफ कमर्शियल बैंक, काफी पॉलिसी चेंजेस हुए हैं। म्यूचुअल फंड आया गया, पब्लिक को इन्वेस्टमेंट करना सिखाया गया, तो ये भी एक यहाँ पे थीम हो सकता है लिखने के लिए, करेक्ट है। रीऑर्गेनाइज सिक्योरिटी मार्केट, लॉट ऑफ एक्ट हैज बीन केम अप, राइट। एलओडीआर, लिस्टिंग और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आया, है ना। पिट रेगुलेशन आया, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग आया, राइट एवरीवन। आप सुन रहे हो ना, आपको इस चीज को इनकॉर्पोरेट करना आंसर, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके डिस्कस नहीं कर सकता, आपको नोट्स मिलेगा, आप उसमें देख लीजिएगा। मूविंग एट, और नेक्स्ट, स्टेट द फंक्शन ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, नाम से पता चले स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो वो स्टेट के हिसाब से स्टेट के अंदर जो भी बिजनेस हाउस रहेंगे ना, खास करके स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वहां पे पैसा लगाएगा, ये उनको लोन देगा, उनको फाइनेंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट मोर देन 20 ईयर्स आप देख लोगे, करेक्ट है। अंडर करके पब्लिक इशू कर सकता है, डिवेंचर इशू कर सकता है, रिप्रेजेंट लोन फाइनेंस कर सकता है, करेक्ट है, एंड गारंटी प्रोवाइड कर सकता है, करेक्ट है। ये सब काम ये स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन करता है। खास करके 3-4 इनका इंट्रोडक्शन याद रखोगे, जिनका कब आए हैं, एम्पावर्ड क्या क्या है, क्या काम है इनका करने का, ये सब। और नीचे फंक्शन 5-6 बता दोगे। ये डिपेंड करता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो ऊपर थोड़ा सा ज्ञान मतलब उसके बारे में, एंड नेक्स्ट 5 to 6 पॉइंट्स आप लिखेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। प्लीज सजा के लिखें, ज्यादा पेजेस का यूज करें। आपने फीस पेमेंट किया ना, एग्जाम फीस, तो आपको अच्छे से यूज करना चाहिए। मूविंग एट, नेक्स्ट, स्टेट द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन म्यूचुअल फंड। व्हाट आर द एडवांटेज, अपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के फायदा क्या है भाई। देखो, अगर मैं स्मॉल इन्वेस्टर हूँ, है ना, तो मैं डेली मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकता, नंबर वन। मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकता, दूसरा बात क्या है कि भाई मैं एक्सपर्टीज नहीं हूँ, कौन शेयर परचेस करना है, कौन शेयर सेल करना है, ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता, है ना। पता चला मैंने जो सेल किया वही प्राइस बढ़ गया, हो सकता है ना। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा सिस्टम है ना एवरीवन, जहां पे एक्सपर्ट लोग रहते हैं, एएमसी, म्यूचुअल फंड का एक कंपोनेंट है एएमसी, राइट एवरीवन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सो एएमसी जो है ना, ये कहीं ना कहीं डिसीजन लेता है, करेक्ट है, क्या परचेस करना है, क्या सेल करना है। तो ये ना एक तो मैनेज्ड फंड हो गया, जहां प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है, राइट। और अगर मुझे 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है,
500 इन्वेस्ट करना है, 200, 100 इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो। आप बड़ी कंपनी का शेयर से फॉर एग्जाम्पल इफ वांट टू परचेस रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर ना, तो 37,000 रुपीज का लगभग का प्राइस है। तो क्या आपको एक शेयर लेने के लिए 38-40 रुपए लगाना पड़ेगा, राइट? बट अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो तो कुछ कुछ स्कीम ऐसा है जहाँ पे 1000 का एसआईपी मारा तुमने, 1000 का इन्वेस्टमेंट किया तो आपको एक यूनिट आ जाएगा रिलायंस का भी, करेक्ट है? तो समझ में आ रहा है? तो फायदा तो काफी है, स्मॉल वैल्यू इन्वेस्ट कर सकते हो। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है ना, आप वही 1000 रुपया मल्टीपल कंपनीज में लगा रहे हो थ्रू म्यूचुअल फंड हाउस, ठीक है? बट अगर आपके 1000 रुपया होगा तो आप हो सकता है 1 या 2 शेयर परचेस करोगे, करेक्ट ना? लो बेनिफिट है ना, ऑब्वियस सा बात है, थोड़ा सा बेनिफिट कम होता है, शेयर का प्राइस ज्यादा बढ़ा तो आपको बेनिफिट कम होगा, ऑब्वियस सा बात है। यहाँ पर रिस्क शेयर होगा तो रिटर्न भी शेयर होगा, कॉमन है। रिस्क शेयर तो रिटर्न भी शेयर, बट सिंपल वे में इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट, इसलिए गवर्नमेंट एक एडवर्टाइज करती है वेबसाइट पे, हाँ मतलब टीवी में देखते हो म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है? टैक्स लिक्विडिटी, इजी लिक्विडिटी, जब चाहो बेच दो, है ना? कुछ स्कीम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप बेच सकते हो, लाइक लिक्विड फंड आप कभी बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट एवरीवन? सो ये हमारा एक एडवांटेज हुआ, स्मॉल वैल्यू, डाइवर्सिफाइड, लो बेनिफिट, है ना, करेक्ट है? लो रिस्क बोल सकते हो तुम, लो रिस्क बोल सकते हो, करेक्ट, राइट? रिस्क इन इन्वेस्टिंग फंड इज नो बोल सकते हो। यहाँ पे मैं हटा दें, लो रिस्क लिख देता हूँ, ठीक है? वो बेटर रहेगा, लो रिस्क, द रिस्क इज इन्वेस्टिंग लो, राइट एवरीवन? तो लो रिस्क रहेगा। टैक्स लिक्विडिटी, इजी लिक्विडिटी रहेगा जब चाहो तब। हाई एप्रिसिएशन, मार्केट बढ़ेगा आपका रिटर्न नहीं बढ़ेगा, करेक्ट है? और इकोनॉमिक स्केल भी होगा, जो कंपनी को क्या चाहिए, फंड, और इन्वेस्टर के चाहिए रिटर्न, तो दोनों का काम हो जाता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। मूविंग एड, next, what is mean by globalizations? Going outside the global boundary, outside the boundary of country, everyone. That's called globalization. Globalization, ठीक है? तो ग्लोबलाइजेशन है, बाहर जाना है, धंधा करना है, करेक्ट है? ये बहुत तगड़ा रिफॉर्म्स होता है 1990 के बाद से, जब मनमोहन सिंह ने बहुत काफी कुछ चेंजेस किया था, जिससे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन काफी अच्छे से हो पाया। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये काफी ज्यादा फेमस कॉन्सेप्ट है एवरीवन। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है, ग्लोबलाइजेशन के मतलब आप समझ लोगे, लिख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बियॉन्ड जाना, करेक्ट है? मतलब Tata is going outside, right, for the selling the cars or for the making factories and all, correct है? So ये ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। मूविंग एड एवरीवन, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, सीआरआर रेशियो एंड एसआरआर रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो एंड एसआर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट, करेक्ट है? देखो क्या आएगा ये मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ, ये क्वेश्चंस कम से कम आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ये आपको अच्छे से करके जाना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है आपको, ठीक है? करेक्ट है? सो एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप द मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो, आरबीआई इनिशियली 5% एंड नो, अब ये रिजर्व रेशियो थोड़ा चेंज होता रहता है, ठीक है? मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है और एसएलआर क्या होता है, ठीक है? कैश रिजर्व क्या होता है, बोलता है भाई बैंक को मेंटेन करने पाएंगे इतना लिक्विड कैश, है ना? इट इज कंपल्सन बाय द आरबीआई टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर कैश, मिनिमम कैश कैश रिजर्व रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, राइट? सिमिलरली लिक्विडिटी रिजर्व्स के बारे में बात करता हूँ, एक एक करके पढ़ लेता हूँ। द आरबीआई एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप सर्टेन मिनिमम कैश, फाइन। अब एसएलआर आ जाओ, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, लिक्विड एसेट में पैसा रखना है आपको। अब लिक्विड एसेट में क्या हो सकता है, जो कि इजिली कन्वर्टेड इनटू द कैश हो सके, जो कि इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश हो सके, उसको अपन लिक्विड रेशियो बोलते हैं, ठीक है एवरीवन? जैसे कैश, गोल्ड एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ठीक है, करेक्ट है? तो ये आप पढ़ लोगे, हाई लिक्विडिटी रेशियो इज गुड, राइट? हाई, करेक्ट है? ये अच्छा होता है, बिकॉज आपको तो हो सकता है ना, आपने एफडी लेकर रखा होगा, आपने काफी कुछ पैसा लेकर, तो हो सकता है आपको रिटर्न भी तो करना पड़ता है ना भाई, सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कुछ रेशियो में रखना पड़ेगा, तो ये बेसिकली बैलेंस मेंटेन किया गया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, और करंट डेट, करंट जो रेशियो है ना, वो भी कर याद हो तो लिख लीजिएगा, तो कोई बात नहीं है, ठीक है? मूविंग एट, नेक्स्ट एवरीवन, व्हाट रोल डू रेगुलेटर्स प्ले इन द फाइनेंशियल मार्केट? रेगुलेटर्स का सबसे बड़ा रोल क्या होता है ना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। सो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एवरीवन, ये हर रेगुलेटर्स का, आरबीआई का देख लो, सेबी का देख लो, जो इन्वेस्टर्स के लिए बना है, सेबी इज अ वॉच डॉग ऑफ द कैपिटल मार्केट एवरीवन। सो इन रेगुलेटर का ये काम होता है, फेयर मैनर से काम हो, कोई इरेगुलेटरीज ना हो, है ना, कोई फ्रॉड ना हो। आरबीआई बार बार आकर देखता है, एडवर्टाइज करवाता है भाई, ओटीपी मत देना, ओटीपी मत देना, ओटीपी मत देना, करेक्ट है? फाइन एवरीवन, सो ये आपको समझना है। वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में समझिए, सेबी, कमिला लॉ बोर्ड, अभी कमिला लॉ बोर्ड हट चुका, अभी आगे एनसीएलटी, नेशनल कमिला लॉ ट्राइब्यूनल, है ना? बट सीयू के कुछ कुछ जगह कमिला लॉ बोर्ड ही लिखा हुआ है, डोंट वरी, ठीक है? एनएसडीएल, सीडीएसएल, सब हमारा क्या है, वेरियस एक्ट लाइक कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज एक्ट, एमआरटीपी एक्ट, फेमा एक्ट, ठीक है ना? सेबी का एक्ट बहुत सारा है, ठीक है? दीज आर रेगुलेशंस, आपको ये सब कम से कम नाम याद रखना है, ठीक है? बहुत सिंपल है, अगर नाम याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। बराबर, मूविंग हेड,
नेक्स्ट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर का ये एक मैनेजमेंट करते हैं इश्यूज को, राइट? हाउ द इश्यूज विल बी कैपिटलाइज, इसको मैनेज करते हैं, पूरा कंप्लायंस मर्चेंट बैंकर के पास होता है। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, ये उस तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है। इशू हाउस फंक्शंस, सुपरविजन ऑफ द इशू कैपिटल्स, ठीक है, कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट? एंड होलसेल बैंकिंग फंक्शन भी करते हैं, ब्रोकरिंग फंक्शन भी करते हैं, अंडरराइटिंग ऑफ इश्यूज भी करते हैं एवरीवन। ये वादा करते हैं कि आपका सेल इशू करवा देंगे, है ना, सब्सक्राइब करवा देंगे। मूविंग हेड, नेक्स्ट बात करता हूं मैं प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। सभी बच्चा कम से कम ये क्वेश्चन तो छोड़ के नहीं जाएगा, क्वेश्चन तो पक्का पढ़ के जाएगा। प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है, करेक्ट है? क्लास 11 सीखते हैं। प्राइमरी मार्केट मतलब जहां पे अपना न्यू इशू करते हैं, सेकेंडरी मतलब स्टॉक एक्सचेंज एग्जाम्पल लेंगे जहां पे शेयर ट्रेड होता है, परचेज सेल। शेयर ट्रेड मतलब मार्केट है वहां पे, करेक्ट है, जहां पे शेयर परचेज सेल हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में। पर प्राइमरी मार्केट पहला कनेक्शन कंपनीज का शेयर से बनता है, राइट एवरीवन? सो यहाँ पे फ्रेश इशू का बात होता है, यहाँ पे जो इशू ऑलरेडी हो चुका है ना उसका परचेज सेल का बात हो रहा है सेकेंडरी मार्केट में। आई एम श्योर कि आप इसको अच्छे से हैंडल कर लोगे। मूविंग अहेड एवरीवन, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन द रेगुलेशन ऑफ इंडियन। मैं वापस से बोल रहा हूँ, रोल से कुछ क्वेश्चन आएगा। आरबीआई का रोल हो गया, है ना, पनीर रोल चिकन रोल का बात नहीं कर रहा पापा मैं, रोल का बात कर। रोल किसका? फंक्शन, किसका फंक्शन? सेबी का फंक्शन हो सकता है, आरबीआई का फंक्शन हो सकता है। इनका फंक्शन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको उसमें प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, है ना, सो दैट इरेगुलरिटी ना हो, सो दैट प्रॉपर बोनस इशू, प्रॉपर इशू क्या हो, एज पर द लॉ हो, करेक्ट है ना? बैंकिंग चैनल के थ्रू हो इश्यूज, है ना, ये बहुत बड़ा कंसर्न रह चुका है सेबी के थ्रू, है ना। सत्यम घोटाला से लेकर अगर बात करूं सहारा घोटाला तक, जो भी ना, सहारा का घोटाला तो नहीं बोलूंगा, बट सहारा का जो नॉन कंप्लायंस हुआ था ना, इस सब को लेकर सेबी का एक अच्छा खासा तोड़ बना के सेबी ने लॉ बनाया है। सेबी ने किस किस का लॉ बनाया? इशू ऑफ शेयर के लिए, इशू ऑफ बोनस शेयर के, राइट इशू के लिए, है ना, इतना तो याद है आपको, राइट इशू, बोनस इशू, इसमें लिख सकते हो, इसके लिए लॉ बनाया है ना। टेक ओवर के लिए बनाया, किसी कंपनी को परचेस करना है ना किसी और को, तो टेक ओवर रेगुलेशन बनाया गया, है ना। तो ये रेगुलेशन कम से कम याद रखोगे, आपका हो जाएगा बल्ले बल्ले। मूविंग हेड, नेक्स्ट एवरीवन, नेक्स्ट बिग क्वेश्चन के पास जा रहे हैं वापस से। व्हाट इज द मनी मार्केट? मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स, है ना, शॉर्ट टर्म लोन्स कॉल मनी मार्केट, ठीक है एवरीवन। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, है ना। अब मनी मार्केट में क्या क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग सच्ची से अच्छे से करते हो मुझे पता है, बट इसमें फोकस करना, ठीक है। मूविंग, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट सब कुछ छूटता नहीं है, हमको पता है, सब पड़ गया। तो इनसाइड ट्रेडिंग क्या भैया? इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइड कंपनी के इनसाइड क्या हो रहा है? ट्रेडिंग हो रहा है ना, मिली भगत हो रहा है, कोलिजन हो रहा है ना। हस्बैंड अपने वाइफ को बोला भाई मैं तो कंपनी का डायरेक्टर हूँ, तू शेयर परचेस कर ले, प्राइस बढ़ने वाला है, फटाक से परचेस कर ले, प्राइस बढ़ गया, शेयर बेच दे, शेयर बेच दे, शेयर बेच दे, प्राइस गिरने वाला है, बेच दिया। मतलब कुछ ऐसा अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, क्या अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, वापस से बोलो, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये मार्केट में लीक नहीं होना चाहिए, हाँ। और हु आर द इनसाइडर? इनके पास हाई चांस है लीक करने का। हु आर द इनसाइडर एवरीवन? तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट फर्स्ट इनसाइडर कौन है, ये होते हैं इनसाइडर्स, ठीक है। कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह भी इनसाइडर होते हैं भाई, कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह भी इनसाइडर होते हैं ना। कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होते हैं भाई? कंपनी के डायरेक्टर्स, केएमपी, ये लोग इनसाइडर होते हैं, ठीक है। दे आर द इनसाइडर ऑफ द कंपनी, दे मस्ट नॉट लीक विद एनी ब्रोकर, किसी की तरह लीक नहीं कर सकते, करेक्ट एवरीवन। सो इन सभी को, ये तो फंक्शनरीज है ना, मैं इसको इंसाइडर बोल दिया गलती से। यहाँ पे देखना ये जो है ना, सो द मेंबर्स आर फंक्शनरीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, दे आर आल्सो फॉलोज, इनको भी यू नो पार्टिसिपेट सोच समझ के करना चाहिए। तो हुआ द इनसाइडर लिख दोगे, डायरेक्टर आर द इनसाइडर, ठीक है। और कौन हो सकता है? सीएस, कंपनी सेक्रेटरी इनसाइडर है, राइट एवरीवन। केएमपी मैनेजिंग डायरेक्टर भी इनसाइडर्स है ना। इनको अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, क्या अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं लीक करना पड़ेगा। पढ़ लोगे आप। मूविंग हेड, डिस्कस द रोल ऑफ द प्रेस इन द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। प्रेस का रोल क्या है भाई, है ना, प्रेस का रोल क्या है ना, चिल्लाने का क्या? कैसे गिर गया इकोनॉमी, है ना, कैसे गिर गया प्राइसेस? प्रेस इज द पिलर ऑफ आर इकोनॉमी एवरीवन, जो चीजों को ट्रांसपेरेंट रखने में हेल्प करता है। तो प्रेस का रोल क्या है? वो कवरेज दे सकते हैं, करेक्ट ना, इन्फॉर्मेशन पब्लिकली बता सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दे दे हैज अ प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट, है ना, दे हैव द इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर। सभी का रोल यही रहता है भाई, सिंपली, करेक्ट ना, है ना, कि सबको अवेयरनेस पहुंचाते रहो, करेक्ट है, पब्लिश करते रहो न्यूज को, करेक्ट है
है ना, सो दैट पब्लिक विल बी अवेयर, बिकॉज आज के दिन में इन्वेस्टमेंट अब डेली बेस पे बढ़ रहे हैं, राइट। पहले हमारा 2-3% था, अभी करीबन 7 से 8% हो गया है जो सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए। करेक्ट। सोचो वो दुनिया आज जब यहाँ पे 50% हो जाए स्टॉक मार्केट तो। मूविंग हेड फॉर द फर्दर डिस्कशन, डिस्कस द रोल ऑफ द ब्रोकर इन स्टॉक मार्केट, है ना। ब्रोकर की बेसिकली क्या होता है भाई, पता है ना, लिंक क्रिएट करता है ना इन्वेस्टर्स को और कंपनीज के बीच में ट्रेडिंग करवाने के लिए, करेक्ट है ना। तो ये बेसिकली मार्केट में बेसिकली ब्रोकरिंग का काम करते हैं, देयर द मिडिल मैन। आपको पता है ब्रोकर का मतलब भी पता है आपको, सिंपली और दे विल हेल्प द इन्वेस्टर टू बाई एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटीज, सिंपल बात है, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शन एवरीवन, लिंक मैन, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, हेल्पिंग द ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स जिनको पता नहीं है शेयर परचेज सेल कैसे, तो उनको बताते हैं, और उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, उनके टोकरी को मैनेज करते हैं, कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है कौन सा नहीं करना है, उनको मैनेज करने में हेल्प करते हैं, फंक्शन एज एन एजेंट, ठीक है, बदले में कमीशन मिलता है उनको। तो ये बेसिकली आप इनका रोल पढ़ लोगे। मूविंग एट एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट रेटिंग, जिस तरह से हम लोग का रेटिंग होता है ना, है ना, कि हमारा क्या रेटिंग है ना, सो दैट वी कैन, तो हमें बैंक देता है उस हिसाब से लोन, करेक्ट है। तो रेटिंग होता है हमारा, है ना, क्रेडिट रेटिंग होता है, मतलब स्कोर क्या है अपना बताओ, तो उस हिसाब से बैंक आपको नो क्रेडिट स्कोर के हिसाब से लोन देता है। उस तरह क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, कंपनीज का होता है, ठीक है। कंपनीज के इसलिए होता है कि मान लो कंपनी को इशू करने वाला है बॉन्ड्स या लोन, लोन ले रहा है, तो भाई कंपनी के पास क्या डिवेंचर इशू करने के लिए क्या कंपनी के पास लिक्विडिटी पावर है ना, कंपनी के पास अच्छा पोजीशन है ना, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है ना, इसके लिए कंपनी को रेटिंग करवाना पड़ता है, ठीक है। अब रेटिंग अच्छा होगा तो पब्लिक इन्वेस्ट करेंगे, पैसा आपको लोन में देंगे या आपका शेयर सिक्योरिटीज भी परचेस करेंगे, तो इसलिए रेटिंग करवाना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ सिंबल्स है रेटिंग कंपनीज का, वो जैसे क्राइसिल, इकरा, केयर, ये सब रेटिंग कंपनीज है, कम से कम 3-4 नाम याद रखिएगा आप। ये रेटिंग होता है भैया। रेटिंग क्या बताता है, सोज द लिक्विडिटी पोजिशन, सोज द फाइनेंशियल वाइबिलिटी, करेक्ट है, ऑफ द कंपनी। तो देख लो, इन्वेस्टर नीड टू जज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी, वायबिलिटी ऑफ द स्कीम, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑल। तो क्रेडिट रेटिंग करके जाता है ना तो अच्छा लगता है, इन्वेस्टर्स आर हैप्पी कि हाँ देखो, डूबेगा कि नहीं डूबेगा अलग बात है, बट रेटिंग मतलब आप अभी अच्छे चल रहे हो, कल क्या होगा पता नहीं, बट एटलीस्ट आपका रेटिंग अभी स्ट्रांग है, करेक्ट है। तो वो रेटिंग करवाना पड़ता है, इन्वेस्टर्स का ऐसे ट्रस्ट बिल्ट होता है ना। तो आप रेटिंग समझ जाओगे ना, दीज आर द रेटिंग एजेंसीज एवरीवन। मूविंग एट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रीफ अकाउंट रोल डिस्काउंट एंड फाइनेंस, अब इसका क्या है, ये किस चीज का भैया, ये मेरा है, रोल ऑफ डिस्काउंट फिनांस हाउस ऑफ इंडिया इन द इंडियन मार्केट। अगेन सेम क्वेश्चन आया कि फाइनेंस सिस्टम का रोल क्या है, ये क्वेश्चंस भी आप लोग करते हो, आप लोग छोड़ते नहीं हो, सब क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे, ठीक है एवरीवन। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मनी, है ना, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मनी मार्केट, ये सब रूल है, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, बैलेंस करके चलना पड़ता है ना। तो फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया का ये इंडियन मनी मार्केट का ये रोल है भैया, करेक्ट है ना, पैसा का मोबिलाइजेशन होता रहे, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स एवरीवन। मनी सप्लाई टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज सो दैट दे कैन कंडक्ट द बिजनेस, है ना। इसलिए देखोगे गवर्नमेंट भी अपना ट्रेजरी बिल्स वगैरह इशू करता है, ठीक है। दीज आर द फंक्शन। मैं क्विकली बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द नेचर ऑफ द इंडियन इंडियाज कॉल मनी मार्केट, ठीक है। अब इसको रीड कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है। कॉल मनी मार्केट क्या होता है, फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म, ठीक है एवरीवन, वेरी क्विकली मनी विल बी रिटर्न बैक ऑन डिमांड बेसिस, व्हेन यू आस्क यू विल गेट इट बैक। सो ये हमारा कहानी है, ठीक है। सो इन इंडिया में मार्केट्स आर लार्ज इन बिजनेस, यहाँ पे इंडिया में इसका तगड़ा काम होता है, ठीक है। मूविंग हेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिग क्वेश्चंस, राइट। डिस्कस द रिसेंट चेंज इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, आरबीआई में क्या क्या मॉनेटरी चेंज हुआ है ना। रिवीजन ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ बिल मार्केट एंड स्पेशल फैसिलिटी टू सम ग्रुप, राइट। सो ये हमारा चेंज हुआ है, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आप इसमें थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे, चांसेस है आपका एग्जाम में ये हो जाए। देखो एसएलआर, सीआरआर ये सब भी डाला गया है, ये सब चेंज हुआ है, ठीक है। सी में आपको आरबीआई देखो क्या क्या स्पेशल सेक्टर्स को ज्यादा प्रायोरिटीज दिया है। आज के दिन में आरबीआई सेक्टर्स चूज किया है, जैसे ईवी सेक्टर्स हो गया, जैसे तुम्हारा हो गया क्या नाम है, सोलर एनर्जी सिस्टम हो गया, पैनल हो गया। इस पे आरबीआई बोल रहा है बैंकर को, भाई इसको फटाफट लो रेट में इंटरेस्ट, मतलब बैंक फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री या इंटरेस्ट लो रेट में इंटरेस्ट दो और उनको फटाफट बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करो। तो आरबीआई सेक्टर वाइज चूज करती है ताकि बिजनेस धंधा अच्छा से बने, करेक्ट एवरीवन। मूविंग हेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम,
फाइनेंस सिस्टम हर तरह का सिस्टम होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, लीगल सिस्टम होते हैं, फाइनेंस सिस्टम भी ऐसे है हमारा, ठीक है। तो सिस्टम्स के बारे में समझना, सिस्टम इज अ प्रोसेस, है ना, जहाँ पे हम लोग टुगेदर कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंस सिस्टम के बारे में बताया गया, डायरेक्ट फाइनेंस के बारे में बताया गया, करेक्ट एवरीवन, एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस के बारे में बताया गया, लाइक म्यूचुअल फंड हो गया। और डायरेक्ट फाइनेंस मतलब लाइक आप पैसा शेयर मार्केट में मतलब आईपीओ परचेस करो, राइट एवरीवन। एंड यहाँ पे इकोनॉमी, जहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इंसान जब कमाएगा तब वो सेविंग करेगा, तब वो इन्वेस्ट करेगा। तो ये फाइनेंस सिस्टम ऐसा भी चल रहा है जहाँ पे हम लोग को इसको बोलते हैं रूडिमेंटरी फाइनेंस एवरीवन। मूविंग हेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। मैंने बता दिया, म्यूचुअल फंड इज अ सेम थिंग जैसे हमारे शेयर मार्केट में ना, वैसा एकदम एग्जैक्टली वैसा ही होता है। हम शेयर मार्केट में देखते हैं डेली शेयर का प्राइस परचेस सेल में बढ़ता रहता है, घटता रहता है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में यूनिट्स होता है, यूनिट्स का जो प्राइस है ना एनएवी में चलता है, ठीक है, एनएवी। एनएवी के हिसाब से डेली प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं और वो आपका वैल्यू पे डिफाइन करता है, करेक्ट एवरीवन। सो म्यूचुअल फंड एक इनडायरेक्ट तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वही कंपनी में, है ना, बट शेयर के नहीं, आपको यूनिट्स मिलेगा म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू। तो म्यूचुअल आप पैसा लगाते हो, म्यूचुअल फंड क्या करता है, पब्लिक से पैसा लिया, क्यूआईबी से लिया, है ना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से लिया, पैसा लिया, पैसा लेने के बाद वो एक प्रॉपर फंड में डाल दिया, है ना, जिसमें आप लोग सब इंटरेस्ट थे, कॉमन ऑब्जेक्टिव में पैसा लगाना। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव में पैसा लगाया, करेक्ट है, वो पैसा आपका ग्रो होता रहेगा, करेक्ट है एवरीवन। सो यहाँ पे क्या किया, आपसे पैसा लेके वो कंपनी सिलेक्ट किया, 10 15 20 कंपनी, उसमें पैसा डाल दिया और आपको उसके बदले में यूनिट्स दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपका भी काम हो गया और आपको एक्सपर्टीज नहीं है तो आपका भी सोल्यूशन खत्म, है ना, और म्यूचुअल फंड का भी धंधा बढ़ता गया, करेक्ट एवरीवन। तो इस तरह कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीम्स होते हैं, वो देख लीजिएगा थोड़ा सा। मूविंग एड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेविंग्स को बिल्ड करना, है ना, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसको, कंट्री के सिटीजन्स को। ये एलआईसी का मेन ऑब्जेक्टिव था पहले, ठीक है, करेक्ट है everyone? ये आप पढ़ लोगे। और क्रेडिट कंट्रोल मेथड ऑफ आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट कंट्रोल मेथड, ठीक है। देखोगे रिजर्व रेशियोज वगैरह को चेंज करता रहता है, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे कंट्रोल करता है, पॉइंट्स फॉर्म में दिया हुआ है, आप पढ़ लोगे। बाई चेंजिंग बैंक रेट्स, बाई चेंजिंग रेशियोज, है ना, ओपन मार्केट बाइंग सेलिंग को कंट्रोल करना, है ना, मोरल पर्सन बैंक्स को ठीक करना, करेक्ट, बैंक्स को प्रोवाइड करवाना क्रेडिट, है ना, ये सब आरबीआई का एक मेथड से क्रेडिट कंट्रोल का एवरीवन। मूविंग है डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, है ना, एक्सटेंड लोन फॉर डेवलपमेंट इंडस्ट्री। कमर्शियल बैंक हर तरह का लोन देता है आपको, गोल्ड लोन, कार लोन, बाइक लोन, एसेट लोन, हर तरह का लोन लेता है। डेवलपमेंट बैंक से भैया तो इंडस्ट्री को ग्रो करा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो रहेगा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा, बिकॉज आप यहाँ पे कर रहे हैं अपने आप को अपने लग्जरी में फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा। सो ये क्वेश्चन है हमारा। मूविंग हेड एवरीवन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ब्रीफली आइडेंटिफाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस सिस्टम टू कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन का 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में देखोगे लगभग आंसर्स किस तरह से सेम है। तो सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम यहाँ से पढ़ लो या नीचे क्वेश्चन से पढ़ लो, यहाँ बताया गया आपको। और क्या क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रोल प्ले करेगा, है ना, सेविंग्स को बूस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, कंट्री का कैपिटल बनेगा, है ना, हम सभी का कैपिटल बढ़ेगा तो कंट्री का कैपिटल बढ़ेगा, हम सभी का सेविंग्स बढ़ेगा कंट्री का, हम सभी का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कंट्री का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये हमारा डिस्कशन था 30 क्वेश्चन का। उसमें इसको इंपॉर्टेंट 30, सुपर 30, जो भी 30 बोलना है बोलो, ये आपका सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस बनेगा एग्जाम में। इसके अलावा एवरीवन मैं 2019 का कुछ क्वेश्चन आपको बोलना चाहूंगा, वो क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर ले तो मुझे लगता है कि आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। जो काफी दिन से पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं ना, उनका भी पर्पस सर्व हो जाएगा, और वो 10 15 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाते तो। मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, 19 में आया क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे कवर कर दिया प्राइमरी सेकंड मार्केट। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक बिल्डिंग मेथड, व्हाट इज बुक बिल्डिंग, इज अ प्राइस आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स, है ना, बुक बिल्डिंग मेथड से प्राइस आइडेंटिफाई करते हैं शेयर्स का, है ना। यहाँ पे लोअर प्राइस रहता है और अपर प्राइस रहता है। लोअर प्राइस को बोलते हैं क्या, मान लो 100 रुपया लोअर प्राइस और 120, कंपनी बोलता है भाई इसमें बिड करो, मेरे को कितना तुम प्राइस दोगे, है ना। तो इसका प्राइस मैकेनिज्म टेक्निक बुक बिल्डिंग मेथड पढ़ लोगे। एंड नेक्स्ट, वेरियस मेथड ऑफ न्यू इशू इन द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में न्यू इशू कैसे होता है उसका मेथड बताओ, है ना। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, मैंने कॉमर्शियल बैंक कवर कर दिया डिफरेंसेस में, डेवलपमेंट बैंक और कॉमर्शियल बैंक, आप वहां से देख लोगे। ओपन इंडेड एंड क्लोज इंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, सुनो, ओपन इंडेड क्या होता है म्यूचुअल फंड में, कम स्कीम 2 तरह के होते हैं, ओपन इंडेड, क्लोज इंडेड। ओपन इंडेड में क्या हुआ, आप कभी भी यूनिट म्यूचुअल फंड का खरीदो, कभी भी बेचो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑब्वियसली मंडे टू फ्राइडे जब मार्केट खुला रहेगा। और क्लोज इंडेड में क्या होता है ना, उसका एनएफओ जब आता है, न्यू फंड ओपनिंग जब आता है ना, उसका टाइम लाइन दिया जाता है कि इशू कब तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो,
है ना, उसके अंदर ही एक्सेप्ट करना, और मैच्योरिटी में आपको पैसा मिलेगा रिपेमेंट में। तो क्लोज इंडेड में ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। एनबीएफसी के बारे में क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो बैंकिंग एक्टिविटी करती है बट सारी एक्टिविटी नहीं करती, लाइक सेविंग्स अकाउंट आपको मेंटेन नहीं करती, लॉकर आपके मेंटेन नहीं करती, ये सब एनबीएफसी काम नहीं करती। एनबीएफसी में अलग अलग कैटेगरीज है, एनबीएफसी के बारे में थोड़ा सा फंक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है एवरीवन। मूविंग अहेड फॉर द पार्ट ग्रुप बी में, यहाँ पे सिग्निफिकेंट सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम के बारे में बताओ, कंपोनेंट फाइनेंस सिस्टम। देखो पहला क्वेश्चन, और यहाँ इसी सीट में अपन दिए क्वेश्चन, फाइनेंस सिस्टम का पढ़ लोगे आप। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे आप। और स्टॉक एक्सचेंज का रोल पूछा है, हमने बता दिया आपको। ब्रोकर का फंक्शन पूछा है, मैंने कवर कर दिया यहाँ पे क्वेश्चंस, है ना। एक क्वेश्चन आप अच्छे से अलग से कर लेना, एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक का फंक्शन क्या होता है। एक्सिम बैंक फॉरेन ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है आपको, फॉरेन ट्रांजेक्शन में एक्सिम बैंक आपको हेल्प करता है, EXIM, एक्सिम बैंक का शॉर्ट नोट्स आप देख लेंगे, EXIM, एक्सिम बैंक, ठीक है एवरीवन। नाबार्ड के बारे में पढ़ लेंगे, और बाकी मैंने क्रेडिट रेटिंग, सेबी का रोल, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, रोल ऑफ मीडिया इन द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको कवर कर दिया एवरीवन। प्लीज अच्छे से जाइए, ऑल द वेरी बेस्ट, मेक श्योर ये 30 क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाएंगे। आई एम डैम श्योर आप इसमें से मेजोरिटी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो गाली मत दीजिएगा, बट हाँ ये एफर्ट रहा ताकि आप अच्छे से एग्जाम प्रिपरेशन करें। अब ये 30 कर लिया तो फेल तो कोई नहीं होगा, मैं अच्छे से बोल सकता हूँ आपको। तो आई टेक केयर, और भी आपको ऐड करना है 2005 के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 19 इज सफिशिएंट, और 30 वाला ये 30 क्वेश्चन सफिशिएंट है। सो दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।